तो अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में लाना है तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्सेस जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस जिनको हमें किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को छूना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसी होती हैं वो फोर्सेस, क्या कहलाती है, कॉन्टैक्ट। जैसे पहला फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि देखो फ्रिक्शन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस और फ्लोर की सरफेस के बीच में होता है फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में होता है कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट की गति का विरोध करता है। तो जब तक सरफेसेस छुएंगी नहीं तब तक फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर है। दूसरा हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी फ्लूइड है, जैसे शहद हो गया ना, शहद, जब शहद फ्लो हो रहा है तो उसकी जो ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो फ्लो होती है ना, और उसकी जो नीचे वाली लेयर, तो ये जब ऊपर वाली लेयर इस तरीके इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, तो उसकी नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के फ्लो का विरोध करती है और उसे उल्टी डायरेक्शन में खींचती है। इसे ही बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और ये हर एक फ्लूइड के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला है बुएंट फोर्स। बुएंट फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालोगे, पानी उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बुएंट फोर्स। और वहां भी क्योंकि ऑब्जेक्ट और पानी एक दूसरे को छू रहे हैं तो बुएंट फोर्स भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी ऐसी फोर्सेस जो बिना कॉन्टैक्ट में, ऑब्जेक्ट को बिना छुए भी उन पर अप्लाई हो जाती है, इसमें पहली आती है आपका ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे, है ना, वो पृथ्वी से छू नहीं रहा है लेकिन फिर भी पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेगी, तो ग्रेविटी एक किसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स। जब हम दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, है ना, पास में लाते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, तो थोड़ी दूरी से ही वो अपने एक दूसरे को खींच लेते हैं, या फिर दोनों दो साउथ को पास में लाएंगे तो एक दूसरे, थोड़ी दूरी से ही वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, विकर्षित कर देंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी किसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर है। तो फोर्सेस दो प्रकार की होगी, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो ऑब्जेक्ट मूव होता है या नहीं होता, है ना, उसके आधार पे फोर्सेस को हम वापस से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली है बैलेंस्ड फोर्सेस एंड दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा देख लो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पर मान लो कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उल्टी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन इधर भी, डायरेक्शन विपरीत है, एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या या नहीं हिलेगा, यानी ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये आपस में बैलेंस्ड है। आ गया समझ में। अब मान लो कि एक तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ से लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हिस्सा में, मतलब इस स्थिति में अब ये जो फोर्सेस हो गई वो अनबैलेंस्ड हो गई, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव हमें करना है तो हमें उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ती है। क्लियर है, तभी वो मूव करेगा, बाकी नहीं करेगा। आया समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट था ये। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, दैट इज अवर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये चीज मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वरना इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी याद रहेगा, इसको मैं जस्ट मिटा दे रहा हूं और जो मेन चीजें मैं उसको लिख रहा हूं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन ये किसने दिए थे, न्यूटन ने। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए,
तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ, रंग चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखो, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ठीक है। वो इनर्ट क्यों कहलाती है? क्योंकि वो कोई रिएक्शन नहीं करती, वो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेती, ठीक है, इसलिए उन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध करे, यानी वो इनर्ट रहना चाहता है, तो उसका वही गुण इनर्शिया कहलाता है। आ गया समझ में? यानी इनर्शिया क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट, उसके रेस्ट में, अगर, यानी आप सिंपल सी लैंग्वेज में लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही यानी रुका हुआ रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है, और उसका यही गुण इनर्शिया कहलाता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, लिख देता हूं मैं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, जब तक कि आप बाहरी कोई फोर्स उस पर नहीं लगा देते। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, सिंपल सी बात है। यानी इनर्शिया सिर्फ उसी वक्त तक है जब तक कोई बाह्य फोर्स आप नहीं लगाते। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इनर्शिया खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में? अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो किस चीज पे डिपेंड करता है? इनर्शिया मतलब किसी ऑब्जेक्ट का रुके हुए रहने का गुण या फिर चलते हुए रहने का गुण। किस पे डिपेंड करेगा? एक तो एक्सटर्नल फोर्स पे, दूसरा मास पे, ठीक है। तो इनर्शिया को हम मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास देखते हैं, ध्यान रखना। क्यों? है ना, ऐसा क्यों करते हैं हम कि मान लो आपके पास एक मोबाइल पड़ा है, उसको आप धक्का दोगे तो आसानी से हिल जाएगा, लेकिन अपने रूम की दीवारों को धक्का दोगे तो क्या वो हिलेंगी? नहीं हिलेंगी, क्योंकि उनका मास ज़्यादा है, इसलिए उनका अपनी पोजीशन में, है ना, इसीलिए वो अपनी पोजीशन में चेंज होने का ज़्यादा विरोध कर रही है। मोबाइल का मास कम है, इसलिए वो अपनी पोजीशन चेंज होने का विरोध नहीं कर पाया और बेचारा हिल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझ में? यानी इनर्शिया को मेजर किया जाता है मास से। तो ये भी चीज़ लिख देते हैं। इट इज मेजर्ड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ। अब इनर्शिया कितने टाइप का होता है सर? इनर्शिया होता है 3 टाइप का। एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है तो वो इस डायरेक्शन में चलना चाहता है, वो मुड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अब तीनों का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जब आप किसी रुकी हुई बस में खड़े हो, अचानक से बस चल पड़े, तो बस इस डायरेक्शन में चली तो आपका जो बॉडी है वो पीछे की डायरेक्शन में झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अपर पार्ट जो है बॉडी का वो रुके रहना चाहता है, ठीक है, लेकिन पैर जो हैं वो क्योंकि बस को छू रहे हैं तो वो बस के साथ चल पड़ते हैं, तो आपकी अपर बॉडी को पीछे धक्का लगता है। समझ गए ना? तो आपकी जो अपर बॉडी है वो मूव नहीं करना चाहती है, ठीक है, वो इनर्शिया में ही रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। अब मोशन की बात कर लो, तो ये बस है, ये बस है और मैं खड़ा हूं ऊपर अंदर, और बस जो है वो चल रही है मान लो v वेलोसिटी से, ठीक है। अचानक ने ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और जब ब्रेक लगाएगा तो वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तो बस जैसे ही रुकेगी
तो एक्सेलरेशन इधर लगा तो मेरी बॉडी आगे झुकेगी। आगे समझ में? क्यों झुकेगी? क्योंकि मेरी बॉडी चलते ही रहना चाहती है, लेकिन पैरों को रुकना पड़ेगा क्योंकि पैरों ने बस की सरफेस को छू रखा है ना। आगे समझ में ना? तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन आपको आ गया होगा समझ में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जैसे बस कहीं पर मुड़ी, इस तरीके से बस आ रही थी इस डायरेक्शन में, जब बस मुड़ी तो लेकिन मेरी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन बस जब मुड़ी इस तरीके से तो मैं इधर की तरफ, बाहर की तरफ, जो आपका कर्व होता है ना, तो मैं बाहर की तरफ झुक जाऊंगा, मैं बाहर की तरफ झुक जाता हूँ। ये आपने फील भी किया होगा बस के अंदर, तो कोई इतना नई बात नहीं है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, अच्छे तरीके से फिनिश हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं वापस से इसको बताता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। इनर्शिया को हम करते हैं, मेजर करते हैं मास से। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? अगला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट जो था, पिछले केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, इनर्शिया में है, ठीक है। आपने उसके ऊपर फोर्स F लगा दिया, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया F, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी मान लो v हो गई उसकी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मास तो आपको पता ही m होता है। तो न्यूटन ने एक रिलेशन दिया, दैट इज, है ना, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, तो और उसे न्यूटन ने कहा मोमेंटम। तो मोमेंटम p, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है p, वो उसकी मास और उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम के फॉर्मूले में आ रहा है वेलोसिटी, इसलिए मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा, मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसको हम p वेक्टर से दिखा सकते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, सिंपल। अब देखो मोमेंटम जो है उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यही तो है फॉर्मूला, मास की जगह मास का यूनिट रख दो, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का, तो हमें मोमेंटम का यूनिट मिल गया, ठीक है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? नहीं भैया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, आपने उस पर जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, वो एक्सटर्नल फोर्स और उसके मोमेंटम में हमें रिलेशन निकालना है, दैट इज योर, क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ। तो न्यूटन क्या कहते हैं कि न्यूटन ने ये प्रूव किया, ठीक है, कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे वो उसके मोमेंटम में चेंज के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज, ठीक है। अब यहां पर सर डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये जो ट्राइंगल है ना इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी P2 माइनस P1, कि भाई ऐसा है कि पहले कोई ऑब्जेक्ट, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो कि पहले कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था और वो u वेलोसिटी से चल रहा था, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mu हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट को मैंने लात मार दी, ठीक है, तो उसका मास तो वही रहेगा ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वेलोसिटी हो गई। अब ये इसका मोमेंटम है पहला वाला, मैंने जब लात मार दी उसका मोमेंटम चेंज हो गया, P2 हो गया, ठीक है। अब मुझे मोमेंटम में चेंज निकालना है, तो मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा ना, आ गया समझ में। जब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, mv माइनस mu, m मैं बाहर ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो m ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस u, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, कितना चेंज हुआ है। P2 में से P2 P1 को आपने जब घटाया तो हमें पता चला कि टोटल चेंज कितना हुआ है,
m इंटू ब्रैकेट में v माइनस यू। क्लियर है? फाइनल वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि m v माइनस यू। ठीक है, और जो टाइम में चेंज है उसको तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, टाइम में लिखता हूं। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। अब यहां आप देखोगे कि m तो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा है, मास कांस्टेंट है। और यहां देखो वेलोसिटी में से जब वेलोसिटी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, है ना। जब लंबाई में से लंबाई माइनस करोगे तो द्रव्यमान थोड़ी मिलेगा, भार थोड़ी मिलेगा। ठीक है, द्रव्यमान है ना, जब लंबाई में से लंबाई माइनस करोगे तो लंबाई ही मिलेगी भैया। तो यहां पर जो चीज आएगी वेलोसिटी आएगी। आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये जो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सीलरेशन लिख सकता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू एम ए। दिख रहा है आपको? तो दिस इज योर फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आ गया समझ में? बहुत सिंपल सी चीज थी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का लाइव एग्जांपल है ना, बहुत आपका प्यारा एग्जांपल। जब कोई फील्डर जो है वो बॉल को कैच करता है, जब फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे हटाता है। आप भी क्रिकेट खेलते होंगे और आपने भी ऐसा किया होगा। ठीक है, अगर आप अपना हाथ पीछे ना हटाएं मान लो तो क्या होगा? कोई बॉल आ रही है तो उस बॉल का मास होगा कुछ ना कुछ और उसकी वेलोसिटी होगी। जब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोमेंटम। यानी उस बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जब वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, ये आपका हैंड है, ठीक है, बॉल आपकी तरफ आ रही है, बॉल के पास है उसका मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, वो आ रही है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैंने अचानक से उसको रोक लिया, मैंने अपना हाथ पीछे नहीं लिया, अचानक से मैंने उसको रोक लिया, तो क्या होगा? उसको रुकने में 1 सेकंड लगेगा। टाइम को मैं रख देता हूं 1 सेकंड। जब टाइम को मैंने 1 सेकंड रखा तो क्या हो गया? F बराबर क्या हो गया? P आ गया। इसका मतलब जो मोमेंटम जो था ना, वो वही फोर्स के बराबर हो गया और पूरा का पूरा मोमेंटम मेरे हाथ को झेलना पड़ेगा और मेरे हाथ में चोट लग सकती है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं? मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूं। जब मैं अपना हाथ पीछे खींचूंगा तो बॉल को रुकने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। जब समय ज्यादा मिल जाएगा बॉल को रुकने के लिए, समय जब बढ़ गया तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के देख पा रहे हो आप, है ना, उल्टे में है। ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो टाइम बढ़ाने के लिए जब मैं हाथ पीछे खींचता हूं तो मैं इसलिए ताकि बॉल को रुकने के लिए ज्यादा टाइम मिल पाए। अगर उसको टाइम ज्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा और मेरा हाथ जो है वो सेफ रहेगा। आ गया समझ में? इस तरीके से। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि बॉल का एक्सेलरेशन घटाने के लिए मैं अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेता हूं। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ये एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसीलिए ये चीज मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बी भी ए पर फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, और दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल अमाउंट की होगी। ठीक है, बस यही है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और कुछ भी नहीं है इसमें, और ये तो आपको बचपन से ही पता है। ठीक है, तो फोर्स ए अगर इधर लग रही है तो फोर्स बी उतने ही अमाउंट में होगी और उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। ये दोनों ही फोर्सेस
अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगती हैं। दे वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये रोड है, ये क्या है, रोड, और ये है आपका पांव। ठीक है, जब आप चलते हो, आप कहाँ चलते हो, आगे की तरफ, आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आप रोड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो। जब आप रोड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, रोड आपको आगे धक्का देती है और आप आगे बढ़ते हो। अगर मान लो मैं यहाँ ऑयल डाल दूं, ऑयल, तो फिर वो फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा और आप गिर जाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये सबसे सिंपल एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझाने का। क्लियर है? अब जब थर्ड लॉ की बात आ गई, फ्रिक्शन की बात आ गई, तो फ्रिक्शन के टाइप्स भी जान लो। ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप। फ्रिक्शन क्या होता है भैया? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा तो उसके और सरफेस, है ना, फ्लोर की सरफेस के बीच में एक फोर्स लगती है जो कि उस मूवमेंट के अपोजिट होती है, उसे ही कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। कितने टाइप का होता है फ्रिक्शन? मान लो कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, स्टैटिक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की सरफेस को जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो सरफेस प्लेन नहीं होगी, ऐसी होगी, उबड़ खाबड़। ठीक है, इर्रेगुलर होगी। और जो फ्लोर की सरफेस होगी वो भी ऐसी ही होगी, और इन दोनों की सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। देखो ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, आपस में फंस जाती हैं, ये इंटरलॉकिंग हो जाती है। दिस इंटरलॉकिंग, इसी की वजह से तो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इंटरलॉकिंग आराम से हो पाएगी। ठीक है, दोनों सरफेसेस आपस में इंटरलॉक हो पाएगी, यानी आपका फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो उसके फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अभी जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट और फ्लोर के बीच में, इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, जब ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे तो फिर उसके फ्रिक्शन को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट चलने लगे तो आप बोलोगे, फ्रिक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट चलने लगा और ये जो, तो ये क्या होगा, ये जो इंटरलॉकिंग है ना, वो आसानी से नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्थिर तो है नहीं, तो इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो ये जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, स्टैटिक के मुकाबले लो हो जाएगा, है ना। यानी आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले कमज़ोर होता है, वीक होता है। ठीक है, अगला और लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन के अंदर, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, रोल, है ना, अब ये ऑब्जेक्ट तो रोल नहीं करेगा, उसे गोल होना पड़ेगा अगर उसे रोल करना है तो। जब ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो आप देख पा रहे हो, अगर ये सर्कल है, जब ये रोल करेगा तो सरफेस को बहुत थोड़ी सी सरफेस, इसकी बहुत थोड़ी सी सरफेस होगी जो फ्लोर के संपर्क में आ रही है। ठीक है, और जब ये रोल करता है तो ऑफकोर्स इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसीलिए तो इंसान ने पहिए का आविष्कार किया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होता है ना, इस शेप के अंदर, क्योंकि बहुत थोड़ी सी सरफेस जो है वो नीचे कॉन्टेक्ट में आ पा रही है। समझ गए? यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे वीक होता है। आ गया समझ में? तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे वीक काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे वीक रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और बहुत कॉमन सेंस है, कुछ भी नहीं है। तो मैं मिटा रहा हूँ और मैं जस्ट इनका जो वीक है ना, पावरफुल से वीक का सीक्वेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बस इसको ध्यान में रखना है। तो फ्रिक्शन में क्या हो गया, स्टैटिक सबसे पावरफुल होगा, ठीक है, फिर होगा आपका
काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं कोलिजन की, टक्कर, या फिर इसे आप यूं कह सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना। ठीक है, तो कंजर्वेशन, संरक्षित रहना, चेंज नहीं होना, ये क्या होगा? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, गोला है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, और वो इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मान लो जब दोनों आपस में भिड़ेंगे, ठीक है, जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो देखो, भिड़ेंगे तो इनकी वेलोसिटी तो सेम नहीं रह सकती ना। ठीक है, चेंज हो जाएगी वेलोसिटी, मास तो वही रहेगा। तो जब ये आपस में भिड़े तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट था ना, उसका मास तो m1 ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और u1 से क्या हो गई? v1 हो गई। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी, तो मास तो m2 ही है उसका, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। u2 से क्या हो गई? v2 हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या कहता है कि ये जो मोमेंटम का सम था, टक्कर से पहले दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का जो योग था ना, वो इक्वल होता है टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के योग के। ठीक है, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नों पर और प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो और इसको सोल्व करने का प्रयास करो। वीडियो को रोक दो और फिर इसको सोल्व करो। अगर आपसे हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको तो सोल्व कर ही रहा हूँ, तो देख लेना सोल्यूशन, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। चलो, किया ट्राई, हुआ क्या? नहीं हुआ तो देखो। सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। कोई कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, इस पर रेत गिर रही है 0.1 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से, यानी हर सेकंड इस पे 0.1 किलोग्राम रेत गिर रही है। ठीक है, 2 सेकंड में 0.2, ठीक है, इस तरीके से, यानी पर सेकंड में 0.1 किलोग्राम रेत इसके ऊपर गिर रही है। कन्वेयर बेल्ट, इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इस बेल्ट को यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, मान लो ये बेल्ट ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। इन ऑर्डर टू कीप, यानी रखने के लिए, इस बेल्ट को 2 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड में बनाए रखने के लिए हमें फोर्स कितनी चाहिए होगी, है ना। इस तरफ हमें मशीन से कितना फोर्स देना पड़ेगा कि जो आपका बेल्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ही चलता रहे, है ना, उसमें कोई बदलाव ना हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो क्या करना है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फोर्स। फोर्स आपको पता है होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि फोर्स लगाने पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है ना, लेकिन यहां पर तो हमें वेलोसिटी सेम रखनी है, तो वेलोसिटी जब सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन तो होगी ही नहीं, है ना। वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होता है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है, तो बिना चेंज इन वेलोसिटी के तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा आपके लिए? फॉर्मूला काम आएगा F बराबर m इंटू ए वाला। आप कहोगे सर दोनों सेम ही तो है, नहीं सेम है, मैं इसमें बदलाव करने वाला हूं। देखना, यहां पर जो एक्सेलरेशन है ना a, वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी dv/dt, ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी चेंज वेलोसिटी में नहीं हो रहा है, मास में हो रहा है, कि कन्वेयर बेल्ट का मास हर सेकंड 0.1 किलोग्राम से बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से रेत गिर रही है, तो यहां चेंज मास में हो रहा है, वेलोसिटी पे नहीं। तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी आगे आ जाएगी और आपका मास जो है ना वो चेंज होने में चला जाएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा,
आगे समझ में ना। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और चेंज इन मास, मास कितना चेंज हो रहा है 0.1 किलोग्राम पर सेकंड, 0.1 किलोग्राम पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा इधर से ताकि कन्वेयर बेल्ट जो है वो उसी स्पीड में चलता रहे, तो 0.2 न्यूटन। कितना प्यारा क्वेश्चन था यार ये, है कि नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, अ रेलवे वैगन, रेल का डिब्बा जो ऊपर से खुला हुआ है, उसका मास m1 दे रखा है, ये रेल का डिब्बा है, यही लिखते हैं रेल का डिब्बा, इसका मास m1 है, ये मूविंग विथ स्पीड v1, ये v1 वेलोसिटी से स्ट्रेट ट्रैक पर सीधी रेखा में चल रहा है पटरी के ऊपर, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ रेन, बारिश होने के चलते, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स पार्शली फिल्ड विथ वाटर सो दैट द मास ऑफ द वैगन बिकम्स m2। बारिश के चलते इसमें पानी भर गया, तो पानी भर गया तो इसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है, मास बढ़ जाएगी तो कॉमन सेंस है कि वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और v2 क्या हो जाएगी v1 से कम होगी ना, मास बढ़ गया वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो इसका नया मास और नई वेलोसिटी ये आ गई, ये थी पहले वाला मास और पहले वाली वेलोसिटी, है ना। टेकिंग द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली एंड वाटर स्टेशनरी इनसाइड द वैगन, द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीड्स, v1 और v2 के बीच में हमें स्पीड रिलेशन चाहिए। क्या ये होगा, क्या वेलोसिटी सेम रहेगी, क्या नहीं हो सकता ना, मास बढ़ रहा है ना, पहले डिब्बा हल्का था अब डिब्बा भारी हो गया, है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी सेम तो रह नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि m1 v1 जब बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। जब यार m1 v1 बराबर होगा ना यार, ये फॉर्मूला होगा ना, सिंपल सी बात है ना। मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्लियर है। मास बढ़ा तो वेलोसिटी घटी, मास घटा तो वेलोसिटी बढ़ी, ताकि दोनों कंजर्व रह पाए, है ना। इनका जो रिजल्ट है मोमेंटम जो है इनका वो कंजर्व रह पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो अभी मैंने आपको लास्ट में सिखाया था क्लास के अंदर, वही तो है यहाँ पर कि आपका m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। प्यारा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है। 100 ग्राम का स्पेयर है, गोला है, जो कि एक मूविंग कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, वो भिड़ता है, जैसे ही भिड़ा कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला याद आना चाहिए, फॉर्मूला क्या, कंसेप्ट याद आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। विथ अनदर स्पेयर ऑफ मास, दूसरे गोले से भिड़ा, जिस दूसरे गोले का मास कितना है 50 ग्राम है। इफ द सेकंड स्पेयर वाज एट रेस्ट, और उससे भिड़ते ही जो है ना, नहीं, जो सेकंड गोला था ना 50 ग्राम वाला, वो रुका हुआ था, ठीक है, prior टू द कोलिजन, टक्कर से पहले वो रुका हुआ था। एंड द फर्स्ट स्पेयर कम्स एट रेस्ट इमीडिएट आफ्टर द कोलिजन, टक्कर होते ही पहला जो गोला जो 20 मीटर की स्पीड से आ रहा था वो रुक जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो गोला है, स्पीड ऑफ सेकंड स्पेयर, वो हमें बताने कि दूसरा गोला किस स्पीड से चलेगा, हमें ये बताना है, हमें बताना है ये दूसरा गोला किस स्पीड से चलेगा। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहां पर इलास्टिक दी है, टक्कर जब भी इलास्टिक होगी तो आपका m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, है ना। m1 v1 यानी 100 इंटू 20 इज इक्वल टू m2 कितना है 50, और v2 हमें निकालना है, 50 दूनी 100, 2 दूनी 40 हो गया, तो v2 वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, बहुत प्यारा कंसेप्ट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन निपटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन से, हब्बे हट। नंबर 2, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, हाँ बिल्कुल, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग से ज्यादा होता है भैया, तो ये तो खत्म हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है सबसे, यस, उसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, यस, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां पर ये गलत क्यों हो गया, ये इक्वल लगा दिया इन्होंने, ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24, इफ द ब्लॉक P, ये जो ब्लॉक है ना डिब्बा शोन इन द फिगर बिलो, वर टू बी रेस्ट, अगर हमें इसे रेस्ट पर रखना है, वर टू बी रेस्ट, अगर हमें इसे रेस्ट पर ही रखना है, व्हाट शुड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो ये जो F है इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो देखो यार, अगर हमें एस्ट पर इसको रेस्ट पे रखना है तो फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो भैया इधर जितनी लग रही है फोर्स उधर इतनी भी लगनी चाहिए। यहाँ पर 10 और 15 कितने हैं, 25 होते हैं, 25, और इधर कितने हो रहे हैं, 2 और 15 17 ही हो रहे हैं, यानी 8 और जोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके 25 होगा इधर। यानी आपको जो F लगेगा ना यहाँ पर, F कितना होना चाहिए, 8 न्यूटन होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ की फोर्सेस इक्वल हो जाएं और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर ही रहे। सिंपल, हाँ रेस्ट करे ऑब्जेक्ट आराम से, पार्टी शार्टी करे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, अ ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, वो मूव कर रहा है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, कम्स टू रेस्ट, रुक जाता है। देखो इनिशियल स्पीड u दी है हमें 3 मीटर पर सेकेंड, मास जो है ब्लॉक का, अच्छा चलो रुक गया है ना वो, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 दी है, ठीक है। मास जो है आपको वो दे रखा है ऑब्जेक्ट का, वो है 2 kg, ठीक है। वो रुक जाता है इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, डिस्टेंस s इज इक्वल टू, पिछले चैप्टर में जो देखा था, डिस्टेंस s इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स लगेगी उल्टी डायरेक्शन में, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो देखो यार, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। हमारे पास m तो दे रखा है लेकिन a नहीं है हमारे पास, तो हमें a निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लगाऊं, मेरे पास u है, v है और s है, तो मैं लगा सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं मैं। v की वैल्यू 0 है तो यहाँ कुछ नहीं रखूंगा, u की वैल्यू 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -9, ठीक है। वैल्यू डाल रहा हूँ बस मैं, इक्वल टू 2 की जगह 2 ही रहेगा, s कितना है 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, 2 a तो हमें निकालना है और s की वैल्यू है 3, अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3/2 आ गया ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन हमारा आ गया यहाँ पर -3/2, और किस में होता है ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है फोर्स F, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू मास, मास कितना दिया है 2 ग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है। 2 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आया -3 न्यूटन, ठीक है। ये रहा, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस नहीं लगाया, कोई बात नहीं, नहीं लगाया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स है ना भैया, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही होगा ना, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में क्वेश्चन, ये लो कॉन्टेक्ट फोर्स जो क्लास की शुरुआत में पढ़ाया ना, वही कंसेप्ट है। देखो कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्सेस के इनमें से कौन से गुण हैं। पहला देखो, इट अपीयर्स, इट कौन, कॉन्टेक्ट फोर्सेस अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट करेगा तभी तो कॉन्टेक्ट फोर्स लग पाएगी, सही है, गुड। दूसरा है, इट सेटिस्फाई द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ कोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगा रहा होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स उधर लगा रहा होता है उल्टी डायरेक्शन में, है ना। और ऐसा कब होगा, जब कॉन्टेक्ट होगा तभी तो होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 3, इट में अपीयर बिटवीन ए पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, बिल्कुल, जब सॉलिड का डब्बा है और सॉलिड सरफेस पे रखा हुआ है तो उनके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स होती ही है, सही है। और फ्लूइड के बीच में, फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं उनमें भी कॉन्टेक्ट फोर्स होती है ना। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को पीछे खींचती है जब वो आगे फ्लो हो रही होती है ना।
तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 96 इज सेइंग? ध्यान से सुनिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96। अ कार जिसका वेट 1000 kg है, इट इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 km/h towards the straight road. The driver suddenly presses the brakes. The car stops in this second. ठीक है, द रिटार्डिंग फोर्स आपको निकालनी है, फोर्स निकालनी है भैया। फोर्स बराबर होता है, आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हमें मास दिया है क्या? यस। हमें एक्सेलरेशन दिया है क्या? नो। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी u हमें दी है इन्होंने 72 km/h, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि भैया यहाँ भी सेकंड है और न्यूटन में भी सेकंड ही होता है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर की जगह रख दो 1000 और आवर को सेकंड में चेंज कर दो तो 72 इंटू किलोमीटर को कर दो मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से तो इसको डिवाइड कर दो। इसको हमने किया डिवाइड, 6 6 36, 36 दूनी 72, 2 है 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। या फिर आप याद भी रख सकते हो कि क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। जब आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में आपको मिल जाता है स्पीड, ये भी आपको पता होगा। तो देखो 18 चौक 72, 4 5 20, ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, जैसे निकालो। ठीक है, एग्जाम में ये भूल जाओगे 5/18, इसलिए आप ऐसे ही कर लेना नॉर्मली, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया इनिशियल वेलोसिटी। और भैया देखो 0.2 सेकंड बाद वो रुक जा रही है ना, इट स्टॉप्स, रुक जा रही है, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जा रहा है। ओके, इतना तो सिंपल सी बात है। अब हमें दिया है u और v, और हमें कुछ दिया है क्या? टाइम दिया ना यार, सबसे कीमती चीज। 0.2 सेकंड्स में हो रहा है, वेग u से v हो जा रहा है 0.2 सेकंड्स में। तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है v = u + at। या फिर एक सिंपल सा काम करो, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि 0 - 20 अपॉन टाइम है 0.2, तो यह आ जाएगा -20, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। हमें निकालना है फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड मास इज गिवन 1000 kg। एक्सेलरेशन आ गया -100। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -100 के 100 और 1000 में क्या होता है? क्या होता है ना, किलो न्यूटन। फोर्स है तो किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, सिंपल सा। 123 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, वो स्लाइड कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस इज दिस, इट कम्स टू रेस्ट। देखो स्पीड जो है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और वो रेस्ट पे आ जा रहा है, रुक जा रहा है वो, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और रुकते रुकते उसने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है, यानी s = 20 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स, बात तो एक ही है। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी? फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, हमें दिया है u, v और s, हमें निकालना a, क्योंकि फोर्स में हमें a चाहिएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² = 2as। ठीक है, v का वैल्यू 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
u का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 2 ए हमें निकालना है, एस हमें दिया है 20। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5/2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास दिया है 2.0 kg इंटू एक्सेलरेशन -5/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास फोर्स आएगा -5 न्यूटन का। ऑप्शन में नहीं दिया है, दशमलव लगाना भूल गए हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाना भूल गए, या तो यहाँ पॉइंट लगाना भूल गए हैं ये लोग, या फिर यहाँ किलोग्राम में पॉइंट हटाना भूल गए हैं। अगर यहाँ 20 होता तो आंसर बिल्कुल 50 न्यूटन आता। यानी एग्जाम में ऐसा हो जाए गड़बड़ तो यही लगाना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इस तरह के ही आपको करना है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, ये आपके लिए बिल्कुल। वाई ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड। अपने हाथ पीछे क्यों लेता है वो? ताकि वो टाइम को बढ़ा सके, और जब वो टाइम बढ़ाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। हाथ है ना, हाथ पीछे लोगे आप तो बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होने में आप ज़्यादा टाइम का समय दे रहे हो बॉल को, ताकि फोर्स या का इम्पैक्ट जो है वो कम हो। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, और आपको नहीं पता है ना तो भी आप आराम से लगा सकते हो यार। ये क्या एक्सेलरेशन बढ़ाओगे क्या आप कैच कर रहे हो ना बॉल को, कैच कर रहे हो आप, एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे, वेलोसिटी बढ़ा दोगे हैं, ये बढ़ा दोगे क्या? कॉमन सेंस है यार। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था भैया, F इज इक्वल टू ma, और ये हम कहां से लाए थे, हम लाए थे ये यहां से, है ना, मोमेंटम में चेंज। इसमें हमने p की वैल्यू डाली थी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? सिंपल सी बात है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन माइंड में आते ही सबसे पहले F इज इक्वल टू ma आना चाहिए। द नेट फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट बॉडीज एक्सेलरेशन। क्या फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है क्या? बिल्कुल है, प्रोपोर्शनली तो है, अपॉन में थोड़ी है। ठीक है, फोर्स भी ऊपर आ रहा है देखो इक्वल के, और ये भी ऊपर आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल सही है। फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी। नंबर 2, द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है, जिधर बॉडी मूव करेगा, जिधर बॉडी पर फोर्स लगेगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। फोर्स इधर लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन उल्टा थोड़ी ना होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी सही है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। क्या टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज ही फोर्स है क्या? बताओ, यही कह रहा है ये। क्या यही सत्य है? हाँ, यही परम सत्य है, यानी ये भी सत्य है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यार। NDA 2023 क्या कह रहा है भैया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर ऑल क्वांटिटीज आर नॉट जीरो। स्पेसिफिकली मेंशन किया है देखो कि कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं है, क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं है। अब देखो यार, इसको देखो, इस कमबख्त डायग्राम को देखो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती यार। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है। इस ग्राफ को रीड करो, मैंने आपको ग्राफ रीड करना सिखाया था, अगर आपको पता हो तो। ग्राफ को रीड कैसे करते हैं? हम इधर से एक लाइन खींचते हैं, उसको इधर मिलाते हैं तो टाइम, ठीक है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, ऐसे देखो, वैसे वैसे देख पा रहे हो आप, डिस्टेंस जो है वो घटती जा रही है ना, और इस टाइम पे डिस्टेंस जीरो ही हो गई। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती डिस्टेंस जीरो? बस नहीं हो सकती, आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती।
अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया होता तब तो ये ग्राफ बन सकता था। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है भाई साहब। ठीक है, तो ये तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रह्मांड में नहीं पाया जाएगा ये ग्राफ। खत्म कर दो इसको, आगे चलते हैं। हमें चाहिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ जहां पर कोई भी चीज जीरो नहीं हो। और यार ये देख रहे हो आप, डिस्टेंस टाइम में जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना भैया। और आपको ये कह रहा है कि यहां कोई जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो खत्म हो गया। यहां भी देखोगे स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा। यहां पर वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, ठीक है, चेंज तो चाहिए हमें। तो देखो यहां वेलोसिटी बढ़ रही है, क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी चेंज होगी यानी एक्सेलरेशन होगा, तो फिर हमारा ये, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल, अति सिंपल। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक खुराफाती लड़का है जो कमबख्त स्टोन्स को, पत्थरों को, जो कि सेम साइज के स्टोन्स हैं, सेम वेट के स्टोन्स हैं, उन्हें इक्वल स्पीड से वो कमबख्त लड़का फेंक रहा है ना। कैसे फेंक रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के, ये जैसे ये होराइजन है, होराइजन से 15 डिग्री पर एक पत्थर फेंका उसने, 30 पर फेंक रहा है, 45 पर फेंक रहा है, 60 पर फेंक रहा है, ऐसे करके 4-5 पत्थर फेंक रहा है कमबख्त। ठीक है, अब देखो ये फेंक रहा है ना पत्थरबाज लड़का है ये, कश्मीर का लड़का। तो ये पत्थरबाज लड़का जो है ये देखना चाहता है कि कौन से एंगल पर इसका जो पत्थर है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। देखो जब भी आप पत्थर को ऐसे फेंकोगे इस तरीके से, ठीक है, तो वो कितनी रेंज तक जाएगा, कितनी दूरी तक जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास u² इंटू साइन टू थीटा अपॉन g। यहां पर g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इन सब पत्थरों के लिए स्पीड जो है ना u, वो तो सेम है, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी आपको पता है फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये भी फिक्स है। यानी इन पत्थरों के दूर जाने की जो रेंज होगी वो रेंज किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी, जिसके लिए ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो वही पत्थर सबसे ज़्यादा जाएगा। और आपको पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और साइन 1 कब होता है? साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। और अगर हमें यहाँ 90 डिग्री करनी है तो थीटा कितना रखना पड़ेगा? 45 रखना पड़ेगा। साइन 45, ठीक है, साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 90, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जो पत्थर आप 45 पर फेंकोगे, 45 डिग्री पर, वही सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, उसकी रेंज सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, समझ में आया आपको? तो ये हमने देख लिया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। क्लियर है? आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम अगला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम शुरू करते हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है, तो अब हम इसको देखते हैं।